हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट की। सबसे पहले बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट में यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। जैसे कि प्लस को प्लस से दिखाते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। माइनस है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। फिर स्टार को मल्टीप्लाई के लिए दिखाया जाता है। फिर डबल स्टार होता है, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो यूज़ बताऊंगी। फिर स्लैश डिवीजन के लिए यूज़ होता है। फिर परसेंटेज मॉड्यूलस के लिए यूज़ होता है, यानी रिमाइंडर निकालना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। इसी तरह से अगर नीचे दिख रहे हैं आप दो बार प्लस प्लस लिखा हुआ तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, एक इंक्रीमेंट कर देता है। इसी तरह माइनस है, दो से डिक्रीमेंट कर देता है। तो इस तरह से ये ऑपरेटर हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम इनकी डाटा टाइप जो भी होगी वेरिएबल की, वो अरिथमेटिक यानी कि नंबर टाइप की होगी, तभी ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ऑब्वियसली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं तो नंबर पे ही परफॉर्म होंगे। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। हमने HTML कोड लिख लिया है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज वैर टाइप का वेरिएबल ले लिया है। a इज़ इक्वल टू 2 ले लिया है और b=3 ले लिया है। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, c एक वेरिएबल ले लेते हैं। और c=a+b है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यूज़ करना है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई इन सब का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने प्लस यूज़ किया है। अब सी की वैल्यू हम प्रिंट करा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो जैसे हम नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसी तरह से हमें इक्वेशन लिखनी होती है। अब देखिए सी की वैल्यू 5 आ गई, 2 + 3 5 होता है। तो ये सी हमने प्रिंट करा लिया। इसी तरह से और भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जो वैल्यू चेंज करेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा जब हम रिफ़्रेश करेंगे, तो वही सेम कैलकुलेट करके बता देगा। इसमें पॉइंट की वैल्यू भी दे सकते हैं, चाहे तो जैसे डेसिमल पॉइंट की वैल्यू, फ्लोट नंबर भी दे सकते हैं। तो वो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन उसी तरफ से परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से हम प्लस के लिए यूज़ करेंगे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस। अब माइनस की बात करें तो माइनस के लिए माइनस साइन लगा देंगे। और देखिए ये माइनस कर रहा है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी। और जो भी है, अब माइनस में आ रहा आंसर, ये देखिए बड़ा नंबर पहले और छोटा बाद में। तो -80 आ रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं माइनस आता है अगर बड़ा नंबर बाद में हो। उसी तरह से ये काम कर रहा है, बिल्कुल मैथ्स की तरह से। ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए एस्ट्रिक लगाते हैं तो A×B, तो इसका वैल्यू दे दिया है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे 2000। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। आप डिवीजन का देख लेते हैं। डिवीजन में A/B स्लैश का यूज़ करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 2/14 या फिर 14/2, हाँ ये दे देते हैं। अब देखिए ये 7 आ गया, 2×7 = 14 होता है। तो इस तरह से डिवीजन भी इसी तरह से परफॉर्म होगा। अब बात करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, यानी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो उसका मॉड होगा। देखिए इसको हम प्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं। 2 और 14 लिखा है, तो 2×7 = 14। तो ये पूरी तरह से माइनस करने पे 0 आएगा, तो 0 इसका रिमाइंडर हुआ। और 7 क्या है, इसकी डिवीजन वैल्यू है। तो मॉड में हमेशा रिमाइंडर वैल्यू स्टोर होती है, यानी कि 0 स्टोर होगा मॉड में। तो इसका अगर हम मॉड की वैल्यू प्रिंट कराएंगे मॉड्यूलस, तो 0 आएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर का जो भी यहाँ 0 आया, कोई भी वैल्यू आएगी वो हमारे मॉड्यूलस में स्टोर होगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये 0 आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। डबल एस्ट्रिक लिखना होता है इसमें। यहाँ पे 2 A⁻B यानी जो आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, 2⁻3 तो 8 आ जाएगा। जैसे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसकी पावर 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। तो ये काम होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का। तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है पावर को, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। इसे प्रिंट करा दिया है। इस तरह से आप जो भी वैल्यू देंगे उसकी पावर मल्टीप्लाई करके उतने बार दे देगा। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे कुछ, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में यूज़ करके बताए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी एक और प्लस कर देगा। देखिए ए की वैल्यू A++ किया, इसी तरह से A+B लिखा यहाँ पे। तो पहले ए की वैल्यू
प्लस करेगा फिर उसको ऐड करेगा, तो यानी 11 और 14 आ गया। अब अगर इसके पहले हम इसको प्लस करा देते हैं फिर बाद में इंक्रीमेंट कराते हैं, सपोज आप देख रहे हैं तो पहले 13 आ रहा है, प्लस करने पे एक इंक्रीमेंट कर दिया तो 14 आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सीधा सा मतलब है कि ये एक प्लस कर देगा, यानी आगे एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। तो इस तरह से ये काम करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, जैसे कि ए माइनस माइनस लिख दिया, यानी डिक्रीमेंट यानी एक डिक्रीमेंट कर देगा, एक कम कर देगा। तो इसके लिए भी अगर आप माइनस माइनस बाद में लगा रहे हैं फिर प्रिंट कर रहे हैं, देखिए पहले तो 13 आ रहा था, प्लस करने पे फिर डिक्रीमेंट कर दिया एक और उसकी वैल्यू 12 आ रही है। तो इस तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी काम करता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है एक इंक्रीमेंट कर देना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होगा एक डिक्रीमेंट कर देना। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में ये बी को प्लस कराया 10 में, तो ये वैल्यू दे रहा है 13 वैसे ही, लेकिन क्योंकि सिर्फ ए को डिक्रीमेंट किया है इसलिए ए की ही वैल्यू डिक्रीमेंट करके कैलकुलेट करेगा, बी को नहीं कैलकुलेट करेगा। तो ये इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करते हैं। मैथमेटिक्स ऑपरेटर जब यूज़ करते हैं तो इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ c इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 2, तो कैलकुलेट करने पे वैल्यू एग्जैक्टली वैसे नहीं आएगी जैसे कि हम सोच रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म होगी उसकी प्रेसिडेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि ये पहले मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद जो आएगा उसे प्लस किया जाएगा ए में। तो इस तरह से ये कुछ काम करता है। हाँ, अगर हमने ब्रैकेट लगा दिया है, मान लीजिए किसी इक्वेशन के बीच में, सपोज a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में लिख दिया फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, तो पहले ब्रैकेट का जो भी वैल्यू होगा वो सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से। तो इस तरह से वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये इस तरह से काम करेगा जैसे बॉडमास रूल वर्क करता है। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर बिल्कुल अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ से ही यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा है, अगर उसके साथ हम इक्वल टू साइन यूज़ कर लेते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। जैसे इक्वल टू साइन है तो यानी एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स को असाइन की जा रही है, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर प्लस इक्वल टू है यानी इसका मतलब है एक्स प्लस इक्वल टू वाई, इसका मतलब ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स की जो नई वैल्यू आएगी उसमें एक्स की पुरानी वैल्यू में वाई को ऐड कर दिया है। इसी तरह से माइनस वाला है कि एक्स माइनस इक्वल टू अगर लिखते हैं तो एक्स माइनस इक्वल टू वाई का क्या असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, एक्स की नई वैल्यू जो आ रही है वो कैसे मिल रही है, पुरानी एक्स की वैल्यू माइनस वाई। तो इस तरह से नई एक्स की वैल्यू आ गई तो इसको शॉर्ट में एक्स माइनस इज इक्वल वाई लिख सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए भी यूज़ होगा एक्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वाई। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल के थ्रू भी हम देखते हैं। ये पुराना जो मैंने पहले प्रोग्राम बनाया था वो ये वही प्रोग्राम है। अब इसमें देखिए ए की वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर तो ऊपर ही यूज़ किया हुआ है, ए इज इक्वल टू 10, तो इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी ए कितनी वैल्यू असाइन की गई है 10, बी को 3 असाइन की गई है जिसके लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, और ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो सी को असाइन की गई है जो कि सी प्रिंट हो रहा है। तो ये है नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हम इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो इस तरह से भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरह यूज़ करेंगे जैसे मैथमेटिक्स में आप यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम प्लस को ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ इक्वल टू साइन लगा करके यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सी को हटा करके ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिया, तो ए की पुरानी वैल्यू और बी की वैल्यू को ऐड करके ए की नई वैल्यू आ गई यानी कि 13 जो मैंने बताया। अब इसी चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, यही सेम लाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू बी, यानी कि जो अभी पहले लिखा था उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। तो ए की पुरानी वैल्यू और बी की वैल्यू को ऐड करके ए की नई वैल्यू बन गई 13। देखिए आंसर सेम आ रहा है। इसी तरह से बाकी के ऑपरेटर के साथ भी वैसे ही होगा, ए माइनस इक्वल टू बी, तो यानी पुरानी वैल्यू में माइनस कर दिया है बी और नई वैल्यू आ गई। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए भी यूज़ हो सकता है और इसी तरह से डिवीजन के लिए भी यूज़ हो सकता है। सबके लिए सेम वैसे ही वर्क करेगा, अभी मैंने आपको बताया है एक्सप्लेन करके। और इसी तरह से मॉडलेस के लिए भी यूज़ होगा कि ए की पुरानी वैल्यू को मॉड निकाल के बी से फिर नई वैल्यू हमें
मिल गई। इसी की तरह हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे। तो इसमें ए की पावर बी होती है, तो ए की पावर 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 आ गया है। तो इसी तरह से अगर हम पावर 2 करेंगे तो 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, तो उसका 100 आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी कुछ इस तरह से यूज़ होता है। ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पूरी इक्वेशन ऐसे नहीं लिखनी है तो ए प्लस इज इक्वल टू बी, या इस तरह से एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है एक्स की वैल्यू 15 और वाई की वैल्यू 25। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। तो इसकी कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। देख लीजिए एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो कंपैरिजन में दो ही वैल्यू हमें जनरली मिलती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करते हैं, जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू हमें रिसीव होती हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कई तरीके होते हैं, जैसे कि डबल इक्वल टू साइन अगर है तो इसमें दो वैल्यू को कंपेयर करेगा कि वो दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होंगी तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसी तरह ट्रिपल अगर इक्वल टू साइन होगा तो इसमें इक्वल टू है वैल्यू इक्वल है ये तो चेक करेगा ही, साथ में उन वैल्यूज़ का डेटा टाइप भी चेक करेगा कि वो सेम है या नहीं। इसी तरह से नॉट इक्वल यानी कि दो वैल्यू इक्वल नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू। उसी तरह से अगर नॉट इक्वल टू इस तरह से दो बार इक्वल टू नॉट के साथ लगा है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक करेगा ही, साथ में उनका डाटा टाइप भी चेक करेगा ये। और इसी तरह से ग्रेटर देन साइन है कि लेफ़्ट वाली वैल्यू वाई वाली मतलब राइट वाली वैल्यू से बड़ी है या छोटी। इसी तरह से लेस देन साइन है, दोनों को कंपेयर करेगा और जो बड़ा है या छोटा पता करेगा, तो ये कंपैरिजन के लिए होगा। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू यानी या तो बड़ी हो या तो उसके बराबर हो वैल्यू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो यानी अगर इक्वल टू भी हो रही है उस वैल्यू के तो भी ट्रू वैल्यू दे देगा। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू या तो कम हो या उसके इक्वल टू हो, तो लेस देन इक्वल टू साइन यूज़ होगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखते हैं। ये मैंने HTML का पेज तैयार कर लिया है। अब इसमें हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे सपोज़ a इज़ इक्वल टू 10 ले लिया। दूसरी वैल्यू ले लेते हैं b इज़ इक्वल टू 20। अब मैं इसको कंसोल में करती हूँ। वैसे तो डॉक्यूमेंट में भी डाल सकते थे वैल्यू, लेकिन हम कंसोल में करेंगे। आपने लास्ट वीडियो में आई होप देखा होगा कि कंसोल का यूज़ कैसे किया जाता है। उसके लिए कमांड होती है console.log, और डबल ब्रैकेट पैरेंथेसिस में हम अब वैल्यू लिखेंगे a इज़ इक्वल टू b। तो अब देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए वैल्यू फॉल्स आएगा। वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से अगर हम 10 को डबल कोट में लिख देते हैं, तो अब अगर इसका डेटा टाइप चेक करना है तो यहाँ पे 3 बार इक्वल टू लगाएंगे, तो ये वैल्यू को तो कंपेयर करेगा ही, साथ में इसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। देखिए अब फॉल्स बता रहा है क्योंकि डेटा टाइप अलग हो गया, क्योंकि डबल कोट में तो हम स्ट्रिंग को लिखते हैं, तो ये डेटा टाइप चेंज हो गया, इसलिए फॉल्स हो गया। तो इस तरह से डाटा टाइप चेक करना हो तो 3 बार इक्वल टू लगाएंगे, या फिर वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो तो 2 बार इक्वल लगाएंगे कि इक्वल है या नहीं। इसी तरह से नॉट इक्वल टू साइन को 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ऐसा नहीं है, यानी कि वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। तो नॉट इक्वल टू है इसलिए ट्रू, अगर इक्वल टू हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दिख रहा है इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू में ट्रू रिटर्न करता है। अब इसको डबल कोट में कर दिया और अभी भी देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर डबल इक्वल टू कर दिया, नॉट इक्वल टू डबल कर दिया एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, तो अब इसके डेटा टाइप को भी ये चेक कर रहा है, तो यहाँ पे ये फॉल्स ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्योंकि नॉट इक्वल टू है। अब इसी तरह से ग्रेटर देन साइन है, 2 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये वैल्यू फॉल्स है इसलिए फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरह से 20 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बिल्कुल वैसे ही है, कंपैरिजन कर रहा है। इसी तरह से 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी या तो बड़ा हो या तो उसके इक्वल हो, तो इक्वल है इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से लेस देन का भी हम यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर हम लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 20, तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से लेस देन इक्वल टू ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसमें ट्रू एंड फॉल्स। अब बात करते हैं नल इक्वल टू अनडिफाइंड। इसका क्या मतलब हुआ? नल एक वैल्यू होती है, अनडिफाइंड मतलब उसमें कुछ नहीं। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ट्रू है, या बेसिकली दोनों को कंपेयर करें, दोनों में ही कुछ नहीं है स्टोर। लेकिन अगर हम ये ट्रिपल इक्वल टू लिखते हैं तो इन दोनों का डेटा टाइप भी चेक होगा। तो नल एक तरह का डेटा टाइप, अनडिफाइंड में कोई डेटा टाइप नहीं, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से हम कंडीशन को चेक करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, अभी बताती हूँ थोड़ी देर में इफ़ एल्स कंडीशन में किस तरह से ये कंडीशनल ऑपरेटर लगाकर हम कंडीशन को चेक करते हैं और किस तरह से ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है। तो अभी आपने पढ़ा कंडीशनल ऑपरेटर, बेसिकली उसका यूज़ होता है इफ़ स्टेटमेंट में। जी हाँ, इफ़ स्टेटमेंट एक सिंटेक्स है जिसमें इफ़ के साथ हम कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको अभी सिंटेक्स बताऊंगी। तो इसमें इफ़ लिख करके ब्रैकेट में कंडीशन दी जाती है। जैसे मैंने इफ़ लिखा, फिर इसके अंदर कंडीशन देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस में हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इफ़ अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो ब्रैकेट के अंदर की स्टेटमेंट रन करेंगी, अदरवाइज कंट्रोल्स के बाहर आ जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे, उसके बाद की रन करेंगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ़ लिख करके ब्रैकेट में हमें कंडीशन देनी होती है। इसको एग्जाम्पल के तो समझते हैं। मान लीजिए कोई एक वेरिएबल लिया है एक्स, अब हमने कंडीशन दे दी एक्स इज़ ग्रेटर देन 10। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 10, तो हमारी कर्ली ब्रेसेस में ये स्टेटमेंट लिखी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स इज़ ग्रेटर, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दे। तो क्या एक्स 10 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट कर देगा। इसी तरह से मान लीजिए x की वैल्यू 5 है और इफ़ में कंडीशन चेक कराते हैं x इज़ ग्रेटर देन 10, तो इसके अंदर की कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स? जी हाँ, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि x तो छोटा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो स्टेटमेंट लिखी है x इज़ ग्रेटर, ये अब प्रिंट नहीं करेगा, कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। इसमें कंपैरिजन कराया गया और इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि x की वैल्यू 5 है और ये 10 से कंपेयर कराया जा रहा है। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके अंदर की, वो रन नहीं करेंगी। तो इस तरह से ये इफ़ कंडीशन वर्क करती है। आइए प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं इसे। अब मैंने वही प्रोग्राम ओपन कर लिया है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था कंडीशनल ऑपरेटर के लिए। तो अब इसमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर लेते हैं पहले तो। फिर उसके बाद अब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। मैंने अभी आपको सिंटैक्स में बताया था किस तरह से लिखते हैं इफ़ स्टेटमेंट को। तो लिखेंगे इफ़, फिर पैरेंथेसिस बोलते हैं इसे। पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर कराएंगे। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर अभी यूज़ किया था तो किस तरह से कंपेयर करा रहे थे, मैंने बताया था आपको। ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इस तरह से हमने कंडीशन लिखी। इसे ये कंडीशन पार्ट है तो हमने कंडीशन लिखी, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें अब स्टेटमेंट लिखनी है। ये तरीका है लिखने का, और इसमें सेमीकोलन नहीं लगेगा, तुरंत कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा। अब हमने स्टेटमेंट लिखी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज़ ग्रेटर, ये स्टेटमेंट दे दिया। तो अब आप देख रहे हैं जैसा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो अभी ए की वैल्यू हमने चेंज करके 100 कर दी है। तो अब देखिए 100 बड़ा है 20 से, तो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर की जो भी स्टेटमेंट है वो रन करेगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने दोनों को वैल्यू को इक्वल कर दिया, 100 कर दिया और इक्वल टू साइन लगाकर कंपैरिजन किया, तो अभी मैंने बताया था किस तरह से वर्क करता है ये। तो ए इज़ ग्रेटर वही सेम, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसलिए सेम आएगा। अब आइए जानते हैं इफ़ स्टेटमेंट के साथ लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से यूज़ होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या हैं और वो कंडीशन में दिए जाते हैं। जैसे कि अभी हम कंपैरिजन ऑपरेटर डाल रहे थे कंडीशन के अंदर, उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज़ करेंगे कंडीशन के अंदर साथ में। यानी इफ़ के साथ अगर कोई कंडीशन दी हुई है तो उसके साथ हम एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो अगर सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो स्टेटमेंट रन करती है। तो ऐसी कंडीशन में एंड ऑपरेटर वर्क करता है। यानी इस लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो ये 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर,
और ऑपरेटर और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर को एम्परसेंड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बार आपको लिखना होता है। और ऑपरेटर को 2 बार पाई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर और है। और नॉट को एक्सक्लेमेटरी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपने देखा। अब इसको हम कंडीशन में डालेंगे। मान लीजिए इफ़ के साथ हमने कंडीशन 1 डाली। कंडीशन कैसे डालना है अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है। फिर एंड ऑपरेटर इस तरह से लगा दिया, फिर दूसरी कंडीशन हमने डाली, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में कि आपकी पहली कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों ही अगर ट्रू होंगी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर की स्टेटमेंट रन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। अगर कोई एक और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से या 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी आपने कंडीशंस डाली हों उनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट रन कर जाएगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर की। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ऑपरेटर के लिए, तो कंडीशन तो आपकी कर्ली ब्रेसेस की स्टेटमेंट रन कर जाएगी। और नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये जस्ट अपोजिट होता है, कंडीशन अगर ट्रू दे रहा है तो इसको अपोजिट करके फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो ये जैसे इसका अपोजिट होता है, यानी ट्रू है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो रन नहीं करेगा सेट ऑफ स्टेटमेंट, फॉल्स है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट रन कर जाएगा, ठीक है। जस्ट रिवर्स है, मतलब जो भी कंडीशन ट्रू हो रही है उसका उल्टा है। ये प्रैक्टिकली इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो मैंने प्रोग्राम खोल लिया है जो पहले बनाया था। अब इसमें हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे कि सपोज़ एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया है और उसकी कुछ वैल्यू दे दी है 20 और हमने इफ़ कंडीशन लगाई है। अब कंडीशन के साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। मान लीजिए लिखा मैंने पहली कंडीशन दी एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और एंड ऑपरेटर लिख दिया, फिर लिख दिया एज इज़ लेस देन इक्वल टू 21, यानी दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो सेट ऑफ स्टेटमेंट रन करनी चाहिए। एज की वैल्यू 20 है तो 18 से बड़ा है, तो पहली कंडीशन ट्रू हो रही है। दूसरा देखिए एज की वैल्यू 21 से छोटी है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो कंडीशन दोनों ही ट्रू होंगी तभी ये मेरी कंसोल में मैंने स्टेटमेंट लिखी कंसोल डॉट लॉग येस यू आर एलिजिबल, तो ये रन कर जाएगा। ये देखते हैं कंसोल में, येस यू आर एलिजिबल, ये रन कर गया क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो एंड ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी कंडीशंस आपने एंड ऑपरेटर के साथ लिखी हैं वो सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो रन करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये रन नहीं करेगा, ये कंट्रोल से बाहर आ जाएगा, यानी इफ़ कर्ली ब्रेसेस से बाहर आउट कर जाएगा। तो ये होती है शर्त एंड ऑपरेटर की कि इसमें सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी ये स्टेटमेंट कंसोल वाली रन कर रही है। अब इसी तरह से अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, 2 पाई साइन लगा दीजिए। तो इसमें 1 2 3 4 5 जितनी कंडीशन आपको लिखनी है और ऑपरेटर के साथ लिख सकते हैं, मैंने 2 ही डाली है। तो कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो या सारी कंडीशन ट्रू हो, कोई एक कंडीशन बस ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो मैंने ये वैल्यूज़ ले ली हैं। देखिए इसमें पहली कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो स्टेटमेंट रन करेगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है। तो अब बात करते हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर की। तो मैं इसको कंसोल में लिख लेती हूँ सिंपल करने के लिए। कंसोल डॉट लॉग में मैंने लिख लिया है ए नॉट इक्वल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखिए ये फॉल्स रिटर्न करना है, यानी कंडीशन अगर ट्रू है, ए की वैल्यू बड़ी है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। अभी तक आपने पढ़ा था कि एक इफ़ कंडीशन होती थी जिसमें इफ़ में कंडीशन दी जाती थी, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट रन करती थी, अदरवाइज़ नहीं रन करती थी। लेकिन सपोज़ अगर हम एल्स पार्ट का भी यूज़ करते हैं, यानी इफ़ में अगर कंडीशन देने पे कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट रन करे और सपोज़ फॉल्स हो जाए कंडीशन तो एल्स पार्ट रन करे, यानी इफ़ के साथ एल्स भी हम लगा करके अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट रन करे, तो उसके लिए एल्स इफ़ का यूज़ किया जाता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे पहले हम लिखते थे इफ़ फिर पैरेंथेसिस में कंडीशन ट्रू हो गई, तो अगर ट्रू हो गई तो पहली सेट ऑफ स्टेटमेंट रन करेगी जैसे कि आपको कर्ली ब्रेसेस में दी है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट रन करेगी
जो कि एल्स पार्ट में दी है। तो फॉल्स होने पे एल्स पार्ट में दी गई सेट ऑफ स्टेटमेंट रन करती है। तो ये काम होता है एल्स इफ एल्स का। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू 15 है और हमने इसको इफ़ कंडीशन में लिखा x इज़ ग्रेटर देन 30। आपको पता चल रहा है कंडीशन फॉल्स है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज़ ग्रेटर ये तो रन नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स है, आपको दिख रहा है। तो इसकी एल्स स्टेटमेंट रन करेगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज़ स्मॉलर, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल चला जाएगा एल्स वाले सेगमेंट में और एल्स वाली स्टेटमेंट रन करेगी जो कि कर्ली ब्रेसेस में दी है। इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। देखिए मैंने HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ x की, मान लीजिए 15, और अब कंडीशन देते हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 30 और कर्ली ब्रेसेस, और इसमें एल्स पार्ट भी ऐड कर देते हैं। तो पहले कर्ली ब्रेसेस में हम स्टेटमेंट मान लीजिए प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं x इज़ ग्रेटर, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहला वाला सेक्शन रन करेगा कर्ली ब्रेसेस का, मैंने अभी आपको बताया। अब एल्स पार्ट में हम दे देते हैं सपोज x इज़ स्मॉलर। अब इसमें कंडीशन चेक की जाएगी तो एल्स पार्ट रन करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसमें आ जाएगा x इज़ स्मॉलर, तो एल्स स्टेटमेंट रन करेगी कंडीशन फॉल्स होने के बाद। सपोज़ हम x की वैल्यू 55 कर देते हैं तो ये पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसमें आ जाएगा x इज़ ग्रेटर। आप देख रहे हैं रिफ़्रेश करने पे पेज पे आंसर आ रहा है x इज़ स्मॉलर, छोटा करने पे और उस पर बड़े करने पे, दोनों आपने देखा। अब मान लीजिए हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और वैल्यू मैच कराते हैं, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में दे देते हैं x इज़ सेम, x इज़ नॉट सेम, इस तरह से दे देते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू लिखा तो ये पहला आएगा x इज़ सेम क्योंकि 100 की इक्वल है। सपोज़ मान लीजिए हम इसको स्ट्रिंग बना देते हैं, और अभी भी ये मैंने बताया कि अभी इक्वल टू लिखा है तो ये वैल्यू को कंपेयर करेगा तो x इज़ सेम आएगा। लेकिन अगर हम 3 बार इक्वल टू लिख देते हैं तो ये वैल्यू के साथ डाटा टाइप को भी चेक करेगा। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आपने पिछले देखा होगा, स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें। अब देखिए x इज़ नॉट सेम बता रहे क्योंकि 100 जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसे वैल्यू और डाटा टाइप कंपेयर करा है तो डाटा टाइप मैच नहीं किया क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का दिखा रहा है, इसलिए x इज़ नॉट सेम आया। अभी तक आपने पढ़ी इफ़ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और अब बात करते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। कैसे? देखिए पहले आपने इफ़ स्टेटमेंट दी, कंडीशन नंबर 1 दी, अगर वो ट्रू होती है तो वो रन कर जाएगा। फिर इसी के साथ इसमें एल्स इफ़ यानी कंडीशन नंबर 2 भी दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन की पहली वाली रन नहीं कर रही है, अगर फॉल्स हो रही है तो दूसरी वाली पे जाएगा, दूसरी वाली को चेक करेगा, अगर वो ट्रू हो जा रही है तो कर्ली ब्रेसेस की सेट ऑफ स्टेटमेंट रन करेगी। इसी तरह से आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन 2, 3, 4, और लास्ट में आप एल्स लिखेंगे। एल्स यानी कि अगर कुछ भी आपकी कोई भी कंडीशन रन नहीं कर रही है तो एल्स पार्ट आपका रन करेगा, यानी कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो एल्स पार्ट तो रन करेगा ही करेगा। तो इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, 5, 6, 10, 20, 50, जितनी मल्टीपल्स एल्स इफ कंडीशन दे करके आप कंडीशंस चेक करा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, ये सीक्वेंशली चेक होता है। पहली कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट रन कर जाएगी और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर वो फॉल्स होगी तभी आगे मूव करेगा कंट्रोल, कंडीशन नंबर 2 पर जाएगा और चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुई तो वो रन करेगा। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये टाइम एक वेरिएबल ले लिया है मान लीजिए, और टाइम इज़ लेस देन 10। तो अगर टाइम लेस देन 10 है तो उस कंडीशन को अगर ट्रू हो रही है तो हमारा क्या स्टेटमेंट रन करे, मान लीजिए गुड मॉर्निंग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग रन करे। अगर ये फॉल्स होती है तो नेक्स्ट में आए एल्स इफ में टाइम इज़ लेस देन 20, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो गुड डे रन करे, या फिर ये दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स स्टेटमेंट रन करे, उसमें लिख के आ जाए गुड इवनिंग। तो ये एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं परसेंटेज का एग्जाम्पल। तो इसमें ये परसेंटेज दिया है 80% आ रहा है, तो 80 से 100%, 60 से 79%, 45 से 59%, 33 से 44%। तो इस तरह से इसकी मेरिट डिज़ाइन कर दी जाएगी कि ये अगर इतने परसेंटेज आ रहा है तो इतनी मेरिट, अगर इतनी आ रहे हैं तो फर्स्ट डिवीज़न, अगर 45 to 59 आ रहा है तो सेकंड, 33 to 44
परसेंट आ रहा है तो थर्ड डिवीजन, और उससे कम आ रहा है तो फेल। तो इस तरह से अभी हम इस पर एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशंस को डाल के हम कंडीशन चेक करेंगे। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं इसका। अब मैंने अपना यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब स्क्रिप्ट टैग में हम प्रोग्राम बनाते हैं। इफ स्टेटमेंट का पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं परसेंटेज, और उसकी कुछ पहले वैल्यू हम स्पेसिफाई कर देते हैं। सपोज मैंने 55 वैल्यू दे दी है। इसे आप इनपुट करा सकते हैं रन टाइम में भी, जैसे प्रॉम्प्ट बॉक्स मैंने आपको बताया था वहाँ से भी, लेकिन अभी ऐसे ही सिंपल रखते हैं। फिर मैंने इफ़ में परसेंटेज से वैल्यू कंपेयर कराते हैं। पहली कंडीशन देते हैं इफ़ इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, और फिर दूसरी कंडीशन दे देते हैं परसेंटेज इज़ लेस देन इक्वल टू 100। तो अगर ये मैसेज ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो या सही हो, कंडीशन ट्रू हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट कर दे यस यू आर इन मेरिट। ठीक है। अब ये एंड ऑपरेटर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया किस तरह से काम करता है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये वाला पहले प्रिंट कर दे। अब दूसरी कंडीशन देंगे एल्स इफ में कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन, अब इसमें वैल्यू हम कुछ चेंज कर देते हैं 60, और एंड ऑपरेटर लगाएंगे, और परसेंटेज इज लेस देन इज इक्वल टू हम कर देते हैं 80। मैसेज बाद में चेंज करेंगे। एक और कंडीशन देते हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन में परसेंटेज की दे देती हूँ इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, और दूसरी दे देती हूँ ये 60। फिर इसके बाद एल्स स्टेटमेंट में एक और मैं दे देती हूँ 33 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 33, या फिर इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45। तो ये एक तीसरी कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे मैंने एल्स इफ लगाए। इसी तरह से आप चाहें जितने एल्स इफ लगा के कंडीशंस दे करके चेक करा सकते हैं। अब लास्ट में एक और, अगर ये सारी फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स स्टेटमेंट रन करने के लिए एक दे देती हूँ एल्स स्टेटमेंट की क्या प्रिंट करें। इसमें मैसेज दे देती हूँ प्लीज़ एंटर द वैलिड परसेंटेज। ठीक है। तो पर इस तरह से अब हम इसको मैसेज ज़रा सा इसको दोबारा से मैसेज ठीक कर लेते हैं। इसमें जो प्रिंट करे, पहले में तो मैंने दे दिया यू आर इन मेरिट। फिर अगर ये 60 से ज़्यादा हो तो ये फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। इसी तरह से अगर 60 से ज़्यादा या 45 के इक्वल हो तो सेकेंड डिवीज़न, और थर्ड में हम 33 से ज़्यादा हो 45 से कम हो तो इसको थर्ड डिवीज़न कर दे। तो इस तरह से ये हम मैसेज अभी चेंज कर लेते। और लास्ट है, अगर 33 से भी कम हो तो ये फेल होगा, तो इसके लिए मैसेज प्रिंट कर देते यू आर फेल। ठीक है। और लास्ट में एल्स मैसेज तो मैंने लिख ही दिया है। तो अब इसे रन कराते हैं सेव करके। तो पहला देखिए 55 मैंने दिया है, तो यू आर इन सेकेंड डिवीज़न, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। देखिए 55 नंबर है तो सेकेंड डिवीज़न आ रहा है। अब 59 कर देते हैं तो वो भी सेकेंड डिवीज़न आ रहा है। फिर 60 मार्क्स अगर हम कर देते हैं, परसेंटेज कर देते हैं, तो इसका फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है। देखिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। 89 कर देते हैं तो यू आर इन मेरिट, पहली वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये इसी तरह से मान लीजिए हम 120 कर देते हैं, तो देखिए ये इसमें कोई कंडीशन में है ही नहीं, तो ये इनवैलिड आएगा। तो इनवैलिड परसेंटेज है, तो इसीलिए प्लीज़ एंटर वैलिड परसेंटेज। ये एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि इनमें बाकी सारी कंडीशंस में आ ही नहीं रहा है वैल्यू, तो इसलिए सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, तो एल्स वाली रन करेगी। इसी तरह से मान लीजिए एक नंबर दे देते हैं जैसे 1, तो यू आर फेल। पॉइंट में भी नंबर दे देते तो भी यू आर फेल आएगा। तो इस तरह से ये कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस आप डाल के इसे चेक करा सकते हैं। तो ये है एल्स इफ स्टेटमेंट जिसमें मल्टीपल कंडीशंस आप दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही ये काम करता है, लेकिन इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट नहीं दे सकते, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट ही रन करा सकते हैं। जैसे इसमें कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट रन करेगी, या फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट रन करेगी। ये इसी तरह काम करता है जैसे एल्स इफ काम करता है, लेकिन इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें आपको कंडीशन देनी होती है, पैरेंथेसिस लगाना चाहें लगाएं या नहीं भी लगाएं, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क ये ज़रूर लगाना होगा। तो कंडीशन देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको जो अगर ट्रू कंडीशन होती है तो वो स्टेटमेंट देनी है। सिंगल लाइन एक ही स्टेटमेंट दे सकते हैं, फिर कोलन लगाएंगे, फिर फॉल्स स्टेटमेंट के लिए जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो देंगे।
ठीक है। तो एल्स पार्ट जो जैसे हम लिखते थे पहले उस तरह से फॉल्स स्टेटमेंट जो आप होगा वो आप कोलन लगा के लिखेंगे। तो ये सिंगल लाइन में आप इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट यानी कई सारी स्टेटमेंट ट्रू होने पे हम जैसे इफ़ में दे सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे सकते हैं, और फॉल्स होने पे भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे सकते हैं, ज़्यादा स्टेटमेंट इसमें अलाउड नहीं है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 15 है और एक और वेरिएबल ले लिया है सपोज z। अब इसको हम टर्नरी ऑपरेटर में यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से पैरेंथेसिस में लिख दिया x इज़ ग्रेटर देन 10 और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, z इज़ इक्वल टू ट्रू, ये मैसेज प्रिंट करा रहे हैं डबल कोड में, या कोलन लगा के फॉल्स वाली स्टेटमेंट है तो z इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देख रहे हैं कंडीशन ट्रू होगी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर हम z प्रिंट कराएंगे तो इसमें ऑब्वियसली क्या आएगा, प्रिंट होकर के ट्रू आएगा। इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने ये खोल लिया है प्रोग्राम, और इसमें स्क्रिप्ट टैब के अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं a इज़ इक्वल टू, इसमें कुछ वैल्यू ले लेते हैं सपोज 100, और अब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस लगाना वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं। सपोज a इक्वल टू 100 लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे, और फिर उसके बाद हमें एल्स b एक हाँ ये भी वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। वैर बी डिक्लेयर कर लिया। अब b में हमने वैल्यू अगर ट्रू होता है तो ट्रू प्रिंट कर दे, स्टोर करा दे, फिर कोलन लगा के दूसरा पार्ट लिखेंगे b इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो इस तरह से अब b में जो भी आएगा ट्रू या फॉल्स उसको हम डॉक्यूमेंट राइट में प्रिंट करवा लेते हैं। तो पहले कंडीशन चेक होगी, फिर जो भी कंडीशन ट्रू होगी तो पहला सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पहली स्टेटमेंट रन करेगी, सॉरी, और अगर फॉल्स हुई तो दूसरी। तो इसमें देखिए पहला ट्रू आ रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है। अब देखिए हमने 500 कर दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो क्योंकि इक्वल नहीं है। तो इस तरह से ये काम करता है। ये डायरेक्ट आप b यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपको b इज़ इक्वल टू 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट असाइन कर दी वैल्यू b इज़ इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह से जो भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू आएगी वो b में स्टोर हो जाएगी, फिर हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। देख लीजिए ये फॉल्स आ रहा है, प्रिंट हो गया। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म हो गया है इसका। और यहाँ पे और कोई कंडीशन देना चाहें आप, एंड और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी आपको पहले बताए हैं, वो सारे ऑपरेटर कंडीशन में डाल सकते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि आप ये ट्रू होने पे सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और फॉल्स होने पे भी सिंगल लिख सकते हैं। इफ़ एल्स में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते थे। तो इस तरह से ये काम करता है। ये बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह ही यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से आप मैसेज भी देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं, वैल्यू इज़, फिर ये प्लस एक कनेक्टर की तरह काम करता है, जोड़ने का काम करता है स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे प्लस यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि ये प्लस एक तरह से ये ऑपरेटर नहीं होता मैथमेटिकल, ये ऐसे कॉन्केनेट कर रहा है दो स्टेटमेंट को, तो ये जोड़ने का काम करता है। तो वैल्यू इज़, अब ये जो ट्रू आया उसके साथ जुड़ के प्रिंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करेगा प्लस यहाँ पर। तो ये जोड़ रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये प्लस ऐसे भी यूज़ किया जाता है। आप स्टेटमेंट में या डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी ये प्लस का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। वेरिएबल के साथ कोई आप मैसेज प्रिंट करा रहे हैं तो ये प्लस का यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।